नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार ने क्या मन बनाया, उनके मन में चल क्या रहा। क्योंकि आप देखें, भाई वीरेंद्र खुल करके कह रहे हैं आप आइए हमारे साथ, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब सोते होंगे तो उनके सपने में आता होगा कि किस देशद्रोहियों के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। बात तो इस तरीके से भाई वीरेंद्र कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं खड़मास बीत जाने दीजिए, खड़मास बीतते बीतते तक नीतीश कुमार हमारे साथ होंगे। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की रस्साकसी पिछले दिनों देखी गई, उसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या वाकई नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से एक कार्यक्रम में देवी भजन गा रही थी और उसके बाद जिस तरीके से उनकी हूटिंग हुई और उसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार तरीके से उनको लताड़ा, इसका मतलब क्या है कि क्या जेडीयू उस तरफ चल पड़ी है। वैसे आपको बताएं कि नीतीश कुमार कल शिवहर में यह कहते हुए सुने गए कि 2 बार गलती हुई, अब आगे गलती नहीं होगी। पर नीतीश कुमार अक्सर जो कहते हैं वो करते नहीं है। खास तौर पर जब पलटना होता है तो वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। पिछला 2 वाकया इस बात का प्रमाण है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि खड़मास बीतते बीतते तक क्या बिहार में कुछ नया होने जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। आइए पहले आपको सुनवाते हैं भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, एमएलए भी हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। पहले भी नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहे हैं, हम दोनों एक साथ रहे हैं। शुरू में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ राजनीति वो किए हैं, जेपी आंदोलन के लोग हैं। अब गलती से देशद्रोहियों के साथ चले गए हैं तो पुनर्विचार कर रहे हैं, और साथ में सपना आता है तो उठ के बैठ जाते हैं कि कहाँ हम चले गए हैं, देशद्रोहियों के साथ चले गए हैं। जिसने आजादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ दिया था, जनसंघ जो आज बीजेपी है वो जनसंघ कल था, तो इसलिए वो अपना मन बदल रहे हैं। इंतजार कीजिए, आप लोग इंतजार कीजिएगा। खरमास के बाद कुछ खेला होगा? क्या हमेशा यहाँ खुला होते रहा है, फिर खेला होगा। देखिए, कुछ लोगों को जी से पानी टपकता है। जो स्थिति राज्य की है उससे उनको लगता है कि कहीं इसमें कुछ लेकिन परंतु हो जाए। लोग लगे हुए हैं कि लड्डू लड़ जाए बुनिया झड़ जाए, ये कभी होने वाला नहीं है। जो दिन में सपना देखते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपना, वो कभी पूरा होने वाला नहीं। बीच बीच में अफवाह उड़ाते रहते हैं। हमारा एनडीए गठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है और हमारे बड़े नेताओं ने एक सुर से कह दिया है कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो वो लड़ा जाएगा। तो आपने सुन लिया क्या कह रहे थे नीरज बबलू। आपने ये भी सुना कि जो भाई वीरेंद्र हैं वो क्या कह रहे थे। सवाल ये उठता है कि वो जो इंतजार करने कह रहे हैं, आखिर कब तक इंतजार किया जाए। क्या बिहार की जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार को पलटते हुए देखने वाली है? क्या नीतीश कुमार जो कल ही कहे हैं, क्या नीतीश कुमार उससे वाकई पलट जाएंगे? इसमें कोई दम है, हकीकत है, या आरजेडी ख्याली पुलाव पका रही? और जो नीरज बबलू कह रहे हैं कि वो बस ख्याली पुलाव पकाते रहें और इंतजार करते रहें कि लड्डू कब भिड़ेगा और बुनिया कब छूटेगा, क्या ऐसा होने जा रहा है क्या? चलिए हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल होने क्या जा रहा है। हमारे साथ जो कुछ मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुदीप प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक और रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार। इंद्रभूषण जी, सीधा सवाल आपसे है, ये केवल हल्ला है या कुछ दम है? इसमें दम थोड़ा इसलिए दिखाई पड़ने लगा कि पहले तो अमित शाह का बयान आया, उसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोर कमेटी की मीटिंग हो गई, फिर विजय सिन्हा बोल दिए, वैसे अपने बात से पीछे हट गए। कोई दम दिख रहा है क्या? कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है क्या? क्योंकि इसी बीच आरिफ मोहम्मद खान आ गए, कहा जाता है संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो कुछ ऐसा गणित लगाएंगे जिससे सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। कुछ ऐसा चल रहा है क्या? क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, जरा बताइए।
देखिए, बिहार की राजनीति अब अगले विधानसभा चुनाव की तरफ चल पड़ी है। सभी पार्टियों ने उसी हिसाब से अपना अपना ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, जो बिहार में स्टेचर है, या जो अभी जदयू जिस ओर है, मुझे नहीं लगता है कि अब जदयू एनडीए से बाहर जाएगा। बहुत चीज आदमी सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी की अभी स्टेट में जो स्थिति है, सीएमओ की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि अब वो सीएम या पूरा जदयू के अगर 20% लोगों को छोड़ दें, 80% लोग यही चाहते हैं कि हम जहां हैं वहीं रहें और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ें। तो निश्चित तौर पर जो बिहार का जातीय और जो सामाजिक कॉम्बिनेशन है, अगर नीतीश जी जिधर रहेंगे उधर ही सरकार बनेगी। अभी भी यही स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। नीतीश जी कैटलिस्ट हैं, जिधर रहेंगे वो उधर सरकार बनेगी। यही देखते हुए राजद को साफ अंदेशा हो गया है कि अब नीतीश जी हमारी तरफ नहीं आएंगे। तो इधर 2-3 आप बयान देखेंगे, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो उन्होंने प्रगति यात्रा, महिला सम्मान यात्रा क्या बोला, अब वो शब्द हम नहीं कर सकते हैं, पत्रकार तो नहीं कर सकता है। उसके बाद लगातार तेजस्वी जी का हमला है सीएमओ के अधिकारियों पर, रिटायर्ड अधिकारियों पर, कई लोगों पर। ये सीधा ये बता रहा है कि अब राजद को एहसास हो गया है कि उनकी तरफ नहीं आएगा, जदयू उनकी तरफ नहीं आएगा, तो वो अब उसको चिढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स में तंज कसने वाला, व्यंग कसा जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि आप ऐसा परिस्थिति बनाया जाए कि कुछ कहीं से कुछ उसमें से मनभेद हो, लेकिन मुझे ऐसा अभी कोई सीन नहीं दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी खरमास के बाद पलटने वाले हैं या फिर नई सरकार बनने वाली है। मुझे नहीं दिख रहा। आपने बहुत साफ कह दिया, आप जो देख रहे हैं वो आपने कह दिया, और कुछ आप छुपा भी ले गए क्योंकि आपकी जर्नलिस्टिक मजबूरी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत सारी बात हम लोग कह नहीं पाते हैं क्योंकि हमें जानकारी होती है पर कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं होता, या जर्नलिज्म की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। रवि उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। रवि उपाध्याय जी, आरजेडी केवल माहौल बना रही है, केवल इस तरह का मैसेज देने का प्रयास कर रही है, अब तो नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है, सच है क्या? फिर अगर सच है तो कोर कमेटी की मीटिंग के बाद विजय सिन्हा फिसल क्यों गए? उनकी आवाज उस तरह की क्यों हो गई? फिर उन्होंने अपनी बात को ही वापस ले लिया। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? वो अटल जी के सपने को पूरा करने को लेकर के जो बात कहते हैं, उसके बाद से चारों तरफ से बहुत तरह की बातें चलने लगी। आखिरकार ये है क्या? आपकी नजर में क्या है, क्या चल रहा है अंदर खान? देखिए, निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार जहां हैं वहीं पर वह बेहतर हैं। और इस बात को देखिए, जेडीयू के बीते दिन जो पोस्ट आया था, जो ऑफिशियल पोस्ट है, उस पोस्ट से माने वह क्लियर कट था कि बिहार में रहना है तो नीतीश की बात करनी है और नीतीश कुमार सबके हैं। यह हैशटैग भी चल रहा था उसमें, वो कहीं दिक्कत की बात नहीं है। यह एक मैसेज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी ने, जेडीयू ने दिया। और अब देखिए, आरजेडी के भाई वीरेंद्र क्या बोल रहे हैं? भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं खरवास के बाद होगा, लेकिन साथ ही साथ एक बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश कुमार इधर आएंगे भी तो तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, ऐसा कहीं होता है क्या? माने नीतीश कुमार इधर आ जाएंगे, आप मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे, और वो तो यह सब देखिए, यह सब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, विजय कुमार सिन्हा कुछ इस तरीके से कभी कभी बोल जाते हैं, यह बात निश्चित रूप से वो आज पहली बार नहीं है, वह बोलते हैं फिर वो पलटते हैं। तो विजय कुमार सिन्हा की बात को कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है, यह हम लोग भी समझ सकते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार 2025 में चेहरा होंगे नहीं होंगे, यह तो निश्चित रूप से जब अमित शाह ने उस पर क्वेश्चन मार्क किया तो वह अब भाजपा के आला कमान शीर्ष नेतृत्व को ही इस पर कहना पड़ेगा। बिहार में जो नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से जो मंत्री बने हैं, उनके कहने का कहीं कोई औचित्य हमारी समझ से नहीं बनता है, अनलेस और अनटिल जब तक जेपी नड्डा और अमित शाह स्वयं या फिर विनोद तावड़े जो भाजपा के प्रभारी हैं, वह जब तक आगे आकर के कुछ क्लियरिटी के साथ नहीं बोलते, तब तक तो
ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। और देखिए राजनीति तो इसी तरह चलता भी रहेगा। और इसी बीच देखिए नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, जबकि चुनाव में 10 माह रह गए हैं। तो यह सब भी देखिए स्ट्रेटजिकल, राजनीति में स्ट्रेटजिकल मूव होता है। और देखिए आप आरिफ मोहम्मद खान को जहां तक हम समझ सके हैं तो वह प्रोग्रेसिव जो है सो मुस्लिम चेहरा है, वो प्रगतिशील मुसलमान के रूप में उनकी पहचान है अल्पसंख्यकों के बीच में। और यह कहीं ना कहीं यह जो भाजपा में और जदयू के बीच में जो एक कोल्ड वॉर कह लें, कोल्ड वॉर जो चल रहा था, उसमें कहीं यह पानी डालने का काम करेंगे। और यह इंटेलिजेंट हैं, यह इस बात को समझ लीजिए। और नीतीश कुमार के साथ में इन्होंने साथ में काम भी किया है, तो इसलिए इस लिहाज से दोनों एक दूसरे को जानते हैं और अच्छी समझ भी एक दूसरे के प्रति है। तो यह भी भाजपा ने एक अपना दाव चला है कि यहाँ पर जब भी अगर मान लीजिए किस तरीके की कोई परिस्थिति बनती ठीक है। सुदीप मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा एक सवाल इनसे भी पूछ लूं, क्योंकि इन्होंने आरिफ मोहम्मद खान की चर्चा कर दी, इसलिए मैं इंद्रभूषण जी से ये पूछना चाहूंगा। इंद्रभूषण जी, आरिफ मोहम्मद खान पटना आते हैं, अचानक आते हैं, आर्लेकर साहब को पता नहीं होता है, उससे कहा जाता है आरिफ मोहम्मद खान को चेंज होना ही था क्योंकि 5 साल वो पूरा कर चुके थे। पर बिहार में लाने का मकसद कुछ और है क्या? क्योंकि जैसे ही वो उनके नाम की घोषणा होती है, खबर ये फैलने लगती है कि कुछ खेल करने जा रही है बीजेपी, जबकि मेरी जानकारी में भी ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में यह है कि बीजेपी नीतीश कुमार के इमेज के हिसाब से ऐसे गवर्नर को लाई है जो कि प्रगतिशील मुसलमान है, जो कि कुरान शरीफ, गीता, रामायण सबके अच्छे ज्ञाता हैं, संविधान के अच्छे ज्ञाता हैं। और वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे जैसा कि आर्लेकर साहब ने कह दिया था कि हमें आज़ादी बिना खड़ग और बिना ढाल के नहीं मिली है, हमें आज़ादी मिली है तो हमारे हाथ में शस्त्र देख करके मिली है। और वो बयान राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियां बनी थी। मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी जानकारी में क्या है कि ये जो गवर्नर आए हैं वो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए लाया गया है या बीजेपी की कोई चाल है? इंद्रभूषण जी, इंद्रभूषण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए सुदीप जी, सीधा सवाल आपसे है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई चाल है बीजेपी ऐसा सोच सकती है क्या? पंकज जी, नीतीश कुमार सरप्राइज देने में तो माहिर हैं। जैसा हम आपके पिछले शो पे भी हम लोग ने बात किया था कि उनको हटा के बिहार में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है वो एक बहुत स्टेक है नीतीश कुमार का भी और भाजपा का भी। तो बहुत ज़्यादा भाजपा कोई नीतीश कुमार के तरफ से कोई गलती नहीं कर सकता नीतीश कुमार के विरोध में, क्योंकि उनके समर्थन में केंद्र में सरकार चल रहा है। और देखिए अभी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, जो स्पेशल पैकेज की बात कर रहे थे, और उस पर जो सेंटर से फंड आ रहा है, उससे भी नीतीश कुमार काफ़ी खुश हैं। और नीतीश कुमार को अपना एक एजेंडा जो है कि विकास पुरुष हैं, उसके वो आगे बढ़ रहा है। तो इस समय ऐसी कोई परिस्थिति बहुत ज़्यादा इनएविटेबल नहीं है कि जिसके कारण नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए छोड़ के किसी और में चले जाएं। और अगर पंकज जी हम देखें, अगर ऐसा होता है तो कुछ 7वीं 8वीं बार होगा वो जो मतलब अपने आप में बहुत सरप्राइज होगा। और इसके कारण उनके नीतीश कुमार जी के इमेज में भी काफ़ी डेंट लगा है। तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। और जहाँ तक आरजेडी के भाई वीरेंद्र क्या कहते हैं, उनका इतिहास का ज्ञान तो आप देख ही चुके हैं कि किसने किसका समर्थन किया नहीं किया। तो ये सब बोलने को बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार वो सारे चीज़ को हीट करेंगे, ऐसा भी नहीं है। और देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने जो बोला है वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मेलन में बोला है। और सम्मेलन में कोई भी राजनीतिक पार्टी तो ये तो चाहती है ना कि हमारा जो है मेजॉरिटी के साथ सरकार बने। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि नीतीश कुमार को वो तख्ता पलट करना चाहते हैं। वो एक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता या किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता ऐसा सोचता है कि उसकी सरकार हो। इसमें कोई बहुत अजीबोगरीब या नया चीज़ नहीं है। चलिए, नया चीज नहीं है ये आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज को लेकर के जो कंफ्यूजन हुआ है, इंद्रभूषण जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए, मैं रवि उपाध्याय जी से पूछना चाहूंगा, जैसे अमित शाह के बयान के बाद कंफ्यूजन हुआ, जेडीयू ने साफ साफ मैसेज दे दिया 2025 सिर्फ नीतीश, बात बिहार की हो तो सिर्फ नीतीश कुमार की हो। मतलब जेडीयू ने साफ साफ कर दिया कि अरे आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग करते रहिए, नेता यही होंगे, ये बात तो साफ कर दिया। और तभी से बीजेपी बैकफुट पर आ गई। मतलब बीजेपी ने थोड़ा सा पानी नापने का प्रयास क्या किया, मुझे लगता है यह प्रयास इसलिए होगा कि सीट शेयरिंग कैसे हो, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, कि उनकी चाल इतनी उल्टी पड़ गई कि पूरे बीजेपी को नीतीश कुमार और उनके लोगों ने घुटने पे ला दी। मेरे पास खबर है कि इन दिनों ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार से मिलने पहुंच रहे, जबकि बीच में वो नहीं आते थे, बीच में वो दिल्ली की राजनीति में लगे हुए थे, इन दिनों खूब आ रहे हैं। तो क्या इन सारे डेवलपमेंट को मिला करके आप किस तरीके से देखते हैं? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि चर्चा ये भी उठने लगी कि दो नेताओं पे नीतीश कुमार शक करने लगे, संजय झा, ललन सिंह, इनकी भी बात बहुत लोग करने लगे। खुद तेजस्वी यादव ने कह दिया दो यहां दो दिल्ली में, वो हाईजैक हो गए हैं, वो बीजेपी के इशारे पे नाच रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए पंकज जी, एक बात तो क्लियर कट है कि तेजस्वी क्या कह रहे हैं, दूसरी पार्टी में ताक झांक करने की बात वो बेकार, अपनी पार्टी को वो देखें। जनता दल यूनाइटेड में जो चार नेताओं को लेकर के चर्चा हुई है, तो पहले से ही उनकी भूजा पार्टी जो आरसीपी सिंह कहा करते थे, तो वह लोग साथ में रहते ही हैं, उसमें कहां दिक्कत है। अब ये मान लीजिए संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो वह दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में वो करते हैं, और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस लिहाज से वो लोग वहां फोकस्ड हैं, वहां अधिकतर समय उन लोगों का वहां। तो अब कहा जा रहा है कि दो नेता वहां हैं, दो नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, देखिए वैसी बात नहीं है। देखिए सवाल है, जेडीयू पूरी तरह से नीतीश कुमार के, अगर यदि आपको अंदर भी आना है तो इनका भी जो है सो नीतीश कुमार का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर एग्जिट भी करना है, आउट भी होना है, तो नीतीश कुमार के परमिशन से ही आप आउट होंगे। इन आउट ऐसे नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट हैं, यह कोई कहता है कि नहीं है, तो आप देखिए जितनी बात हम लोग करते हैं उसको डॉट से डॉट यदि अगर हम लोग मिलाएं पंकज जी, तो नीतीश कुमार कहीं से भी अस्वस्थ दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप देखिए कि उनका दूसरे फेज का कार्यक्रम भी हो गया, जो यात्रा का, और पहले फेज का कार्यक्रम भी आप देख रहे हैं कि समापन की ओर बढ़ रहा है। आज भले वो पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के कारण जो आज होना था वह स्थगित कर दिया गया, लेकिन सारा कुछ एकदम पूर्व शेड्यूल के जैसा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी टेस्ट करने की फिराक में थी कि कोई 2025 में कुछ हम देखें, कुछ करें, तो लेकिन वहां पर जो जदयू की ओर से जो रुख अपनाया गया, जो, तो वह निश्चित रूप से एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को जदयू ने बैकफुट पर ढकेल दिया है अपने कार्यशैली से, अपने जो ऑफिशियल पोस्ट से जेडीयू ने। तो निश्चित रूप से जेडीयू कि माइनस जेडीयू, आप बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो या कोई हो, ठीक या आरजेडी क्यों ना हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इंद्रभूषण जी से पूछना चाहूंगा। इंद्रभूषण जी, ये बताइए कि आखिरकार अमित शाह जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन ने ये क्यों कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, जिसके बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा, जबकि जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसके बाद पूरी बीजेपी कह रही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये अमित शाह का बयान क्यों आया था? मेरी जानकारी जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी जानकारी में ये बयान इसलिए आया था कि सीट शेयरिंग को लेकर के रस्साकसी है। मेरी जानकारी में यह है कि 122 सीट पे नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी, 121 सीट पर बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। अब इसी में रस्साकसी चल रही है कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा, उसको लेकर के थोड़ा नुक्ताचीनी है, रस्साकसी है। इसीलिए बीजेपी ने एक शिगुफा क्या छोड़ा, वो बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया।
तुरंत कोर कमेटी की बैठक बुलाई जाने लगी, तरह तरह के बात किए जाने लगे। गिरिराज सिंह ने भारत रत्न देने की मांग कर दी। सब पूरी बीजेपी घुटनों पर दिखाई पड़ी। आखिरकार इसकी मंशा क्या थी? क्या आपकी बीजेपी के प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं से बात हुई होगी? वो इसको कैसे ले रहे थे? देखिए, दो बात है। एक है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और एक है नीतीश कुमार ही अगले सीएम बनेंगे। दोनों दो लाइन है। आप दोनों लाइन को एक में आप मिलाइए नहीं। बिहार में एनडीए के नेता हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यही बीजेपी लगातार कह रही है। कहीं ये नहीं कह रही है कि 2025 में जीतने के बाद ये नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। या आप हमको किसी का बयान आप सुना दीजिए। कभी नहीं बोले हैं। अमित शाह जी बोले हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अगला सीएम कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो ठीक, तो यही बीजेपी कह भी रही। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पर सीट को लेकर रस्साकसी है, और सीट को लेकर अभी जितना बार्गेनिंग आप दिख रहे हैं, और जो राजद जो फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है, यही फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है कि बीजेपी और जदयू में जब सीट को लेकर रस्साकसी हो, थोड़ा मतभेद हो, तो मैं उसमें एक स्पेस निकाल के मैं प्रयास करूं कि उसमें चलिए भाई, आपको हम इतना सीट देने को तैयार हैं, आपको हम सीएम मानने को तैयार हैं, हम महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं लेंगे, रोड भी आप ही रखिएगा, मतलब किसी तरह से हमको आप सरकार में ले आइए। इशू यही है। कहीं ये इशू नहीं है, बीजेपी ने कहीं नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम बनेंगे। आप हमको किसी एक नेता का बयान आप दिखला दीजिए। सब लोग यही कह रहे हैं। अभी जो वहाँ हरियाणा में जो कोर कमेटी की बैठक, वहाँ यही बोला गया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बीजेपी अगला चुनाव लड़ेगा। बट नेचुरल है, दूसरा कोई फेस ही नहीं है। बीजेपी में सिंगल फेस नहीं है जिसके नाम पर आप वाल्मीकि नगर से जमुई और या किशनगंज से भभुआ तक आप घूम सके, कोई नेता नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने किसी को पनप नहीं दिया, या सुशील कुमार मोदी के समय कोई पनप नहीं पाया। आप उसको जो समझिए, अभी बिहार में कोई नेता नहीं है जिसकी एक राज्यव्यापी पकड़ हो। तो नीतीश कुमार ही है, नीतीश कुमार का ही फेस है, उन्हीं के नाम पर जाना भी है। दूसरी मजबूरी ये है कि नीतीश कुमार अभी उस स्थिति में है 14% 15% वोट लेके कि बिना उनके किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये वो लोकसभा चुनाव में भी ये दिखला चुके हैं 12 सीट जीत के। तो इसमें कहाँ दो में से कि नीतीश कुमार जी अगर उधर चले गए तो उनकी सरकार बन जाएगी, इधर आगे तो इनकी सरकार बनेगी। अभी भी स्थिति वही है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये नीतीश कुमार बीमार हैं और क्या हैं, ये तो आप देख रहे हैं कि लगातार वो प्रगति यात्रा में घूम रहे हैं, सुबह से शाम मीटिंग कर रहे हैं। तो आप कैसे इसको जस्टिफाई कीजिएगा कि वो नहीं, पर आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के संशय बना हुआ। इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि सीएम फेस पे संशय, नेतृत्व तो भले ही नीतीश कुमार का, लेकिन सीएम फेस पे संशय। रवि जी, आ रहा हूं, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी लूंगा, सुदीप आपसे भी लूंगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसको लेकर के नीतीश कुमार असहज नहीं है? क्या उनकी पार्टी असहज नहीं है क्या कि बीजेपी कहीं महाराष्ट्र वाला खेल तो नहीं कर देगी हमारे साथ? क्योंकि तब पूछा जाता था कि भाई सीएम कौन होगा, तो कहते थे हैं तो बगल में सीएम, मतलब एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा कर देते थे। पर जो परिणाम आया तो आप ये जान लीजिए जादुई आंकड़े के आसपास थी बीजेपी का सीएम हो गया। तो क्या उस तरह की संभावना की तलाश में है, इंतजार में है बीजेपी, या बिहार में उस तरह की संभावना का कोई गुंजाइश नहीं है? अच्छा, आप एक चीज बताइए, राजनीति में कोई समझौता या गठबंधन बॉन्ड पेपर पे होता है क्या वो कलेक्ट्रेट में जाके कोर्ट में लिख के होता है क्या? ऐसे ही चलता है। बहुत जिसकी ताकत होती है वो नेता बनता है। नीतीश कुमार की ताकत रहेगी अगले चुनाव के बाद तो वो सीएम बने रहेंगे। ताकत उनकी कम होगी तो बीजेपी अपना सीएम बनाएगा। सब तो ताकत का खेल है। लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे हम लोगों से बातों में कि 4 में मेरे पास 24 MP था, तो सोनिया गांधी एक बार में फोन पे आती थी। 9 में 4 MP हो गया तो फिर वो 7 दिन पे फोन पे आती थी। तो दिल्ली में कोई इमोशन नहीं होता, दिल्ली में सिर्फ संख्या बल होता है। संख्या बल यहाँ भी होगा। अगर जदयू का 70 सीट तो वो सीएम कंटिन्यू करेंगे। जदयू का सीट कम होगा, बीजेपी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बीजेपी का सीएम बनेगा। ये तो समझने की बात है। यही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं
यही तो मैं आपसे सुनना चाह ये रहा तो था। समझने की बात। तो इसका मतलब तो बहुत साफ है ना रवि जी, कि जो 2020 की स्थिति थी, 2020 में तो इनके पास ताकत नहीं थी, ये तीसरे नंबर की पार्टी थी, बीजेपी ने इनको सीएम माना था ना। 2025 में अगर ये तीसरे नंबर की भी ताकत बनते हैं, फिर भी इनको केंद्र में तो जरूरत होगी जेडीयू के एमपीज की। तो नहीं, क्या राजद पिछली बार 80 सीट पे आया था। अगर राजद 40 सीट पे आ जाए और जदयू 70 सीट पे आ जाए तो क्या सरकार बन जाएगी उधर जाने से? खेला यही है, बीजेपी को अपनी सीट बढ़ानी है, राजद की सीट कम करनी है, ताकि फिर ये उधर से जाके सरकार नहीं बना पाए। खेला बस यही है। 170-80 सीट ये लोग आएंगे, 60 सीट आएंगे तो नीतीश जी के साथ रहेंगे, कहां जाएंगे उधर? चलिए क्या रवि जी, आपको क्या लगता है? इंद्रभूषण जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, खेला यही है। लेकिन हाँ, लेकिन सवाल यह है कि अगर 100 सीट पर दोनों लड़ते हैं और 43 सीट घटक दलों में बांट दिया जाता है, तो बीजेपी 90 भी लाती है, हम मान लेते हैं 50 सीट जेडीयू भी लाती है, तो 90-50। हाँ। 2010 के रिजल्ट को आप देखिए ना। 2010 में राजद को 22 सीट आया था, तो क्या वो चाह के उधर नहीं जा सकते थे? अगर 40 भी आ जाए राजद को तो क्या फर्क पड़ जाएगा? खेल बस यही है, राजद को समेटना है 50 से नीचे में, खेल यहीं पर है। ये है। हाँ रवि जी, ये है। रवि जी नहीं, बात एकदम ठीक है, बात भी सही है। देखिए, इसी और बिहार की राजनीति जाती हुई भी दिखाई पड़ रही है। जितना हम लोग जो बात कह रहे हैं पंकज जी, जो हम लोग चर्चा पे हैं, यही है, बिहार की राजनीति इसी ओर जाती हुई भी दिखाई पड़ रही है। आरजेडी को कैसे कम से कम में हमको कंट्रोल करना है, समेट देना है। और साथ ही साथ देखिए जेडी, इसीलिए देखिए जो सीट के बंटवारे को लेकर के यह तानातनी की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, ये इसीलिए आप जो हम लोग कह रहे हैं कि देखिए जेडीयू कम सीट पर नहीं लड़ेगी, और कम सीट पर लड़ेगी तो फिर उसका वही फिर 3 नंबर 4 नंबर पर कहीं खिसक जाएगी, तो फिर ये पूरा समीकरण यहाँ पर बदल जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मन मिजाज में है कि कोई हो तो हमारा ही चीफ मिनिस्टर हो। अगर यदि संख्या बल, इस एक बार तो आपने देख लिया कि 2020 में कैसे छोटे भाई को बार बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी बोलती भी है कि देखिए कम सीट आने पर भी जेडीयू को हमने यहाँ पर अब बना के रखा है। बिहार में गठबंधन की वो लोग दुहाई देते हैं, अलायंस चलाने की बात करते हैं, कोई सीखे कैसे एनडीए से अलायंस चलता है। तो यह निश्चित रूप से, लेकिन इस बार अब जो है सो कहीं ना कहीं भाजपा भी अब इस बात को समझ रही है कि अब नहीं, 2025 में वो नहीं होगा। इसीलिए देखिए हर बात छायावाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप कहीं पर भी उठा लीजिए, ये नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ही 2025 में चीफ मिनिस्ट्रियल फेस होंगे। यह बात तो भारतीय जनता पार्टी कही नहीं रही है, सिर्फ चेहरे की बात हो रही है। क्या चेहरा पर चुनाव होगा? चेहरा पर चुनाव होगा तो ये जैसे आप लोकसभा में कहते थे कि नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे, उनके चेहरे पर चुनाव होगा और वही प्रधानमंत्री होंगे। तो इतनी बात कहने में संकोच गुरेज क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? यह तो आम आवाम जानना चाहती है बिहार की। और जदयू भी रहे रहे गाहे बगाहे इतनी बात कह करके कुछ न कुछ कि बिहार में रहना है तो नीतीश कुमार बोलना है, नीतीश कुमार सबके हैं, यह कह करके कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज भी देना चाह रही है बार बार। जी पंकज जी। चलिए, तो सुदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दरअसल बीजेपी कह क्यों नहीं रही है कि भाई मुख्यमंत्री भी इस बार होंगे? इसलिए तो नहीं कह रही है क्योंकि धमदाहा में 2020 में नीतीश कुमार कह दिए थे कि ये हमारा अंतिम चुनाव है, तो चुनाव तो नीतीश कुमार लड़ते भी नहीं है, तो इसलिए तो नहीं कह रही है बीजेपी। बीजेपी के मन में है क्या? देखिए, जैसा मैंने बोला, हर राजनीतिक पार्टी का तो ये रहता है कि अपनी सरकार बने, और बीजेपी इसलिए नहीं कह रही है, उसके नहीं कहने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि एक निगोशिएशन स्किल हो सकता है, एक निगोशिएशन का तरीका हो सकता है कि आप अपने अलायंस पार्टनर को जितना दबाव में रखेंगे उससे ज़्यादा आपको सीट मिलेगा, क्योंकि लोकसभा में एक सीट ज़्यादा था भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ चर्चा हो रहा हो कि जेडीयू जो है कुछ सीट ज़्यादा लड़े विधानसभा में, जो पहले के दशक में होता था। 2005-10 के चुनाव में आप देखते थे कि बीजेपी जो है विधानसभा में कम सीट लड़ता था और लोकसभा में लड़ते थे। इस तरह से कुछ हो सकता है, इस कारण से भी नहीं कहते हैं। और सबसे बड़ी कारण है कि परिस्थिति ऐसा कुछ बन नहीं रहा है कि वो अभी नीतीश कुमार
एनडीए को छोड़ के आरजेडी के साथ जाए, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि डेवलपमेंट स्टेक एक है जो उनको सेल करने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए चाहिए। जब तक कि कुछ ऐसा ना हो रहा हो कि जैसा कि आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से निकाला जा रहा है, और वहां पर ऐसा हो कि नीतीश कुमार को कोई फिलर मिला हो, कुछ ऐसा मिला हो कि आप इंडी गठबंधन के संयोजक होंगे, कुछ इस तरह का बड़ा सा एक कोई पद वद हो जाए तो सोचा जा सकता है। वो भी लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ बहुत ज्यादा पॉलिटिकली ये साउंड डिसीजन मुझे नहीं लगता है। और चलिए एक चलिए, negotiation ये है, आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है, लेकिन इंद्रभूषण जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीतिक गलियारे में क्या चर्चा है? जेडीयू और बीजेपी कितना कितना सीट चाह रही है लड़ना? जेडीयू कितना चाह रही है? देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी बराबर सीट लेंगे, ठीक है। और हाँ। अभी आप जो बता रहे थे कि हाँ। कौन सहयोगी किसकी तरफ जाएगा, डिपेंड इस पर है। हाँ। आप मान लीजिए कि आपने इधर दे दिया चिराग, उधर दे दिया रालोमो और हमको, और वही अगर पलट जाए, 2 इधर हो जाए 3 उधर हो जाए, तो अब देखिए क्या होता है। यही तो बस इसी की तो अभी मारामारी है कि सीट कैसे ठीक करें। और किसी भी सूरत में जदयू बीजेपी से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा, ये भी तय है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है। तो मुझे जो दिख रहा है, ये लोग 101 सीट पर कहीं लड़े और बाकी सहयोगियों को दें। बाकी सहयोगियों को दे। जी हाँ। तो क्या इसका मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कितना भी दबाव बना ले, नीतीश कुमार जी कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय है। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव नहीं। तो ये इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि नीतीश कुमार 43 सीट जीते हुए हैं, ये मैटर नहीं करेगा। नीतीश मतलब बीजेपी के सवाल ही नहीं है बॉस। अब समझिए ना, पिछले लोकसभा में आप देखिए ना, कांग्रेस का क्या हाल था। 19 एमएलए पर मिल गया 9 सीट। तो लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है। दोनों को एक में आप मिलाइएगा तब तो समस्या है। भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव में सीट अपना कम करके तो लड़ी थी ना, 2024 की लोकसभा चुनाव। वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और वो सीट कम नहीं लेंगे। और यहीं पर मतांतर है, यही मतभेद अभी चलेगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। नहीं, लेकिन का क्या रोल है, हाँ, संजय जी का क्या रोल है, और विजय चौधरी क्या रोल है, अब समझ में आ जाएगा। क्या रोल है समझ में आ जाएगा। बिल्कुल साफ बात है, आप एकदम साफ साफ कह रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि ये चारों नेता आपस में जितना भी लड़ते रहें, लेकिन जब बीजेपी के समर्थन की बात आती है कि बीजेपी या आरजेडी, तो ये चारों अब कहते हैं नहीं, बीजेपी के साथ ही हमें चलना चाहिए, हम कंफर्टेबल उन्हीं के साथ हैं। क्या कहना है आपका? वो तो कई बार बता चुके हैं नीतीश जी, इशारों में हाथ पे खड़ा करके विजेंद्र यादव जी हमको उधर ले गए। मतलब यादव लोग ही चाहते हैं कि हम उधर रहें। ये तो 2-3 बार कह चुके हैं सार्वजनिक रूप से, इशारा करके यहाँ देखे तो। और बाकी लोग चाहता है कि हम इधर रहें। इसमें मैंने कुछ छिपी कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन कहा जाता है विजेंद्र यादव ही नहीं, श्रवण कुमार भी हैं, कहा जाता है मनीष वर्मा भी एक अपना अलग ग्रुप खड़ा करने लगे, और उसको लेकर के कई सारे ग्रुप्स में नीतीश कुमार के आसपास के नेता बटे हुए हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, ये सब मीडिया में बात करने के लिए है। मैं जानता हूं कि जदयू मतलब सिर्फ नीतीश कुमार, जिसने भी अलग ग्रुप बनाने का काम किया या करेगा वो बाहर जाएगा। उसके कई एग्जाम्पल हैं। बार अब ललन जी को भी एक बार बाहर किया जा चुका है, आरसीपी भी बाहर जा चुके हैं। तो श्रवण जी की और मनीष वर्मा जी की क्या औकात है? वहां सिर्फ एक मैग्नेट है, नीतीश कुमार, और उन्हीं के इर्द गिर्द सबको घूमना है। जो कोई अलग ग्रुप बनाने का प्रयास करेगा वो बाहर हो जाएगा। नीतीश जी अपने पार्टी और अपने फायदे के हिसाब से नेताओं का इस्तेमाल करते हैं, और इस बार भी इस्तेमाल करेंगे। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो बीमार हैं या वो पॉलिटिकली कमजोर हो गए हैं। इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के फेस वही होंगे। और ये मुझे लग रहा है कि 74 आंदोलन जो सिपाही हैं उनका ये अंतिम चुनाव है।
तो लालू यादव और नीतीश कुमार का ये बेस पर ये अंतिम चुनाव होगा, तो वो पूरी ताकत लगा के दोनों अपनी अपनी चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो रवि उपाध्याय जी, जो ठीक है अभी एनडीए का चेहरा होंगे, इसमें कोई संशय नहीं होगा। सीएम फेस कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये बात है, इस पे संशय जरूर है। या बीजेपी जैसी पार्टी में सारे औपचारिक निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए ही लिए जाते हैं। लेकिन ये बात सुन करके भी मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार असहज नहीं हुए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कुछ अलग रास्ता तलाश नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये जरूर उनकी पार्टी और उनको असहज कर रहा होगा। अगर वो बिल्कुल फिट हैं, मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं और उनके सारे मूव से ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर ये तो एक बोन ऑफ कंटेंशन रहेगा, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रस्साकसी चलता रहेगा। मेरे पास एक और जानकारी है, मैं आ रहा हूं आशुतोष कुमार, कि नीतीश कुमार चाहते हैं जल्दी से सीटों का बंटवारा हो। बीजेपी अभी जल्दी नहीं चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं इतना समय मिले, लोग जो कैंडिडेट हो वो तैयारी कर सके। लेकिन दरअसल वो इस चीज पे क्लैरिटी चाहते हैं कि हम कितने पे लड़ेंगे, आप कितने पे लड़िएगा और घटक दल कितने पे लड़ेंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित पंकज जी, जो लिंगर ऑन जो हो रहा है सीट को लेकर के, यही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी नहीं चाहती है। क्योंकि अगर यदि सीटों के बारे में अगर जानकारी हो जाएगी कि इतनी सीट हमको एनडीए फोल्ड से हमारे जेडीयू को मिल रही है, तो वह एक तैयारी भी होगी और उसके बाद क्या करना है, अगला कदम क्या होगा, यह भी है। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, इधर राज्यपाल भी वैसे को ले आया है जो कि टाइट नट वोल्ट करते हैं, और राज्यपाल की क्या भूमिका पश्चिम बंगाल में हुई थी और जिस मन मिजाज से आरिफ मोहम्मद हैं, वह भी समझा जा सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एनडीए फोल्ड से क्या मिलता है। और इधर हनुमान भी इनके साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान। तो चिराग पासवान का क्या होगा? और कल ही देखिए जीतन राम मांझी का बयान आ गया मीटर पर, स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार से एक तरीके से कह दिया कि भाई बहुत 5 रुपया 10 रुपया हो रहा है, सब बिजली फ्री कर दीजिए। क्योंकि तेजस्वी ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। तो वह मगही भाषा में ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर एक तरीके से, जो केंद्र में मंत्री भी है जीतन राम मांझी, उन्होंने तंज भी कसा है कि फ्री मीट। तो यह सब देखिए कुछ घाल मेल है यहाँ पर। और ये बात कैसे भूल रहे हैं जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार ने ही अपनी जो एनडीए कोट माने जेडीयू कोटे की एक सीट को उन्होंने दिया था जीतन राम मांझी के लिए, तो लोकसभा चुनाव में। तो ये सब बहुत सारा कुछ अभी है, थोड़ा सा सीट का आवंटन बंटवारा हो जाने दीजिए, उसके बाद कुछ न कुछ झोल झाल जो है वह भी क्लियर होता है। चलिए, झोल झाल क्लियर हो जाएगा। पर आपने एक बड़ी बात उठा दी है जो कि मैं पूछना चाहूंगा। ये सवाल भी मैं इंद्रभूषण जी से ले रहा हूं, फिर आशुतोष जी और सुदीप जी आ रहा हूं। ये हनुमान जो चिराग पासवान है, वो प्रधानमंत्री के हनुमान है या अब नए नए नीतीश कुमार के हनुमान हो गए? इंद्रभूषण जी, क्योंकि वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में उतरेंगे। मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है, हनुमान ये अब चिराग पासवान प्रधानमंत्री के हैं या मुख्यमंत्री के हनुमान हो गए? प्रधानमंत्री के ही हनुमान हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर वो मुख्यमंत्री का हनुमान बन जाए तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूं। इस बयान का मतलब सीधे है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। पूर्व में भी उन्होंने भाजपा के साथ थोड़ी बहुत तलखे दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन चिराग पासवान फिलहाल तो है केंद्र के इशारे पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो मंत्रालय उनके पास मिला हुआ है या जो काम करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे कि अक्सर वो बिहार की राजनीति में ही ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। केंद्रीय मुद्दों पर या राष्ट्रीय मुद्दों पर वो कम फोकस करते हैं और उन्हें पता है कि उनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है। और इस बार उन्होंने 5 सीटें जीतकर ये साबित किया है कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है। तो वो भी चुनाव में
फिलहाल तो यही कोशिश करेंगे, यही साबित करना चाहेंगे कि वो नीतीश कुमार के अब हनुमान हो गए हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी की भी पुरानी विरासत रही है और उनकी पार्टी का भी एजेंडा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करके सत्ताधारी दल के साथ रहो और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले लो। तो इस दफा उनको पता है कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है वो नीतीश कुमार के इशारे पर ही होगी चलिए, और उस ठीक चुनाव है। में नीतीश कुमार की ही चलेगी। अगर नीतीश कुमार नाराज होंगे तो शायद फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है उसमें चिराग पासवान की सीटें कम हो सकती है। तो चिराग पासवान भी अपना दमखम दिखाना चाहेंगे आने वाले समय में ठीक है, कि वो ज्यादा सीटों पर ठीक है, चुनाव लड़े। लड़े। सुदीप, आपको लगता है कि हनुमान की वफादारी जस की तस बनी हुई है या हनुमान ने अपनी लॉयलिटी चेंज कर दी है? क्योंकि जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के साथ अलाइंड दिखते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि हनुमान ने वफादारी राम को बदल दिया। क्या कहते हैं आप? रवि जी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी ये सवाल मैं लूंगा कि पंकज जी, आखिरकार हाँ, यहाँ हनुमान और राम का संबंध आप क्या दे सकते हैं और हमको क्या मिल सकता है, इसी पे है। अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो आप हनुमान जी आपके राम जी तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अगर नीतीश कुमार आज घोषित कर दे कि मेरे बाद चिराग जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या मेरा उत्तराधिकारी चिराग जी हैं तो राम बदल जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक बैलेंस किए हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप ये नहीं हम समझ सकते हैं कि वो अभी तुरंत में जाके नीतीश कुमार के पास चले जाएंगे और उनको घोषणा कर देंगे कि ये हमारे राम है, अब हमने राम जी बदल लिया। अगर इस तरह का कोई परिस्थिति बनता है जब चिराग पासवान को नीतीश कुमार अपने जेडीयू के भी संसदीय दल का अध्यक्ष बना दे तो बदलेगा। अभी ऐसा कोई परिस्थिति है नहीं और मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान जी अभी राम बदलने वाले हैं। अभी वो जिनके हनुमान है उन्हीं के हनुमान रहेंगे। रवि उपाध्याय जी, अक्सर ये चर्चा होती है कि चिराग पासवान ने अपनी लॉयलिटी शिफ्ट कर दी है, उनको उनकी मंशा है मुख्यमंत्री बने और इसलिए वो जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ अलाइंड हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि उनको लगता है कि मेरा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा और अगले बारिश की जरूरत होगी तो मेरा चेहरा सामने आना चाहिए क्योंकि मैं दलित लीडर भी हूं, सब में एक्सेप्टेबल भी हूं, मेरा स्ट्राइक रेट भी बढ़िया होता है, इसलिए अब चिराग अलग राजनीति करने लगे हैं। क्या सच्चाई है? क्या उन्होंने राम बदल दिया है क्या? नहीं, देखिए, न राम बदला है न किसी को बदला है। वो देखिए, वो हनुमान इंटैक्ट हनुमान है, नंबर एक। और चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2025 नहीं, वो 2030 की बात कर रहे हैं। 2030 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब वह विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा। और वही नहीं, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं राजू तिवारी, उन्होंने भी इस बात को कही है कि वह चिराग पासवान की पार्टी के तमाम वैसे जो कैडर हैं, तमाम जो पुराने कार्यकर्ता हैं साथ में, वह चाहते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ पर वो चुनाव लड़ेंगे भी मान लीजिए तो वह नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर बनने के लिए तो वह चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो इस लिहाज से जहां पर हैं वो अभी वो सेटल डाउन है, बेहतर है। और वह जिनके हनुमान है वह पूरे देश भर में घूम रहे हैं अपना हनुमान उनका प्रचार प्रसार करते हुए। तो वो अब देखिए, एक बात और पंकज जी समझनी होगी, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके पास में यह एक जो चर्चाएं थी पहले कि चिराग पासवान यदि अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देंगे तो वह उनको चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट उनको बना देता। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो उनकी पार्टी है, वह उनके पिता की थाती है, स्वर्गीय रामविलास पासवान की। इस लिहाज से वह अपनी पार्टी का नाम कभी भी किसी पार्टी के साथ विलय नहीं करेंगे। वो इतना इसको तय मानिए, इसको एकदम लिख लीजिए, क्योंकि मैं चिराग पासवान को बेहतर ढंग से समझता हूं रामविलास पासवान के टेन्योर से ही, इसलिए हम इतनी बात कर रहे हैं। और वो कितना भी ऑफर कोई दे दे, कुछ भी बना दे, लेकिन रामविलास पासवान की जो उनकी पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी है वह इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पिताजी की उनकी भावना उससे जुड़ी हुई है इस पार्टी के नाम से। इस लिहाज से वह मुख्यमंत्री नहीं बने, वो जो बनेंगे, जो भी मिलेगा वह जिम्मेवारी वाला पद अपना ऐसे ही निर्वहन करते रहेंगे। लेकिन पार्टी का जब तो उनके पास तो ऑफर था, हम आपको बार बार इस बात को कह रहे हैं, आप पता भी कर लीजिएगा जी। चलिए, उनको ऑफर था, मुझे लगता है इंद्रभूषण जी इस पर कुछ जवाब देंगे। क्या इंद्रभूषण जी, चिराग जी भी चेहरा हो सकते हैं क्या नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए? इंद्रभूषण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी,
मैं ये पूछ रहा हूं क्या जी। चिराग पासवान चेहरा हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से? एक चर्चा ये भी है कि अपनी पार्टी को मर्ज कर लें तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के रूप में सामने ला सकती है, अगर मान लीजिए ठीक कौन? है नीतीश के बाद ही। ना मुझे क्यों मर्ज करेगा भाई? चिराग पासवान कोई लोग कब से प्रयास कर रहे हैं, कहाँ मर्ज कर रहा है? अब आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी के फंड में बहुत सारा पैसा होता है, तो पार्टी जाएगी तो पैसा भी चला जाएगा ना बीजेपी के पास। कई तरह का बात है। अब सब बात आपसे क्या बस सब चीज आप बुलवाना चाहते हैं? राजनीति है तो पैसा है, पैसा है तो राजनीति है, दोनों जुड़ा हुआ चीज है। पैसा के लिए राजनीति हो रही है, राजनीति के लिए पैसा हो रहा है, और वही हट जाएगा तो फिर बचेगा क्या? इसलिए ये सब चिराग भी लोग कम प्रयास किए। पिछली बार जनवरी में डिप्टी सीएम बनाने के लिए बीजेपी बहुत प्रयास किया, कहाँ तैयार हुआ? इसलिए ये सब जो छोटी पार्टियां हैं, हाँ, ये जो मोदी जी का जो नया सिस्टम हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये लागू होने के बाद सब छोटी पार्टियां धीरे धीरे मर्ज करेंगी। अभी कोई संभावना? ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि ये चर्चा तो है ना कि नीतीश के बाद कौन, और नीतीश क्या अगले 5 साल तक, मतलब 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं देता। वजह उनकी बीमारी भी है, उनका स्वास्थ्य भी है, और तब देखने को मिलता है सम्राट चौधरी भी रेस में हैं, नंबर 2 के रेस में बहुत लोग हैं, नित्यानंद राय आएंगे, विजय सिन्हा आएंगे, चिराग पासवान आएंगे। बीजेपी किसको आगे करेगी, बीजेपी क्या सोच रही है, मैं चाहूंगा जरा आप इस पर भी बोले, क्योंकि जेडीयू में विरासत संभालने जो आगे बढ़ता है उसको ऐसा कट टू साइज कर दिया जाता है। मनीष वर्मा देखिए बेचारे बीच यात्रा को छोड़ करके बैठ गए, जबकि उनके घर पर बहुत भीड़ जमा हो रही थी, लग रहा था वो महासचिव संगठन बने हैं, मतलब विरासत संभालेंगे, लेकिन आरसीपी सिंह की तरह हालत तो नहीं हुई, पर उन्हें गौन कर दिया गया। क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अब हमको एक चीज बताइए, हरियाणा में किसी को पता था कि खट्टर के बाद कौन होगा? तो अभी जो मोदी वाली बीजेपी है, ये अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी में वो किनको कहां बैठाएंगे कोई नहीं जानता है। एक बार जब सत्ता साथ आ जाएगा, वो लोग अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेंगे, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ, तो किसी को वो बना देंगे, और वो जिसको बना देंगे पूरी पार्टी मान लेगी, सहयोगी पार्टी भी मान लेगा। अभी तो तय उनको करना है। बिहार बीजेपी में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो ये कह दे कि हम किसी को टिकट दिलवा दे, किसी को इतनी ताकत भी नहीं है, मेरा अपना मानना है। आप अनुशंसा कर सकते हैं, बिहार बीजेपी अभी पोस्ट ऑफिस है, मतलब समझिए पोस्ट ऑफिस बड़ा नहीं होता है, वो गांव वाला पोस्ट ऑफिस जो पहुंचाने वाला, असल जीपीओ वही है, सब वहीं तय होता है। तो ये एकदम भूल जाइए कि मैंने कौन बनेगा, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। बीजेपी किसी को बैठा देगी और अपना शासन चला लेगी। जहां तक जदयू का सवाल, मेरा मानना है, जो मनीष वर्मा का बार बार नाम ले रहे हैं, मनीष वर्मा को पार्टी सौंपने के लिए नहीं बुलाया गया है। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार जी के जो पुत्र हैं निशांत जी, उनको थोड़ा सा ठीक करने के लिए उनको थोड़ा सा मैंने उनके, अब क्या बताएं, मैंने उनके गार्जियन के रूप में बैठाया गया। वो कितना सफल होते हैं और क्या सफल होंगे नहीं होंगे, जदयू को बचाने के लिए क्या निशांत जी को बनाया जाएगा कार्यकारी अध्यक्ष? अभी कई सवाल अभी बिहार के राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। इसलिए अभी क्या होगा देखिए, ये मुख्यमंत्री फेस को लेकर आप निश्चिंत रहिए, अमित शाह और मोदी अपने वो जो तय कर देंगे, यहाँ कोई विरोध नहीं करने वाला है। किसी के चेहरे पर 5 सीट यहाँ कोई जीतता नहीं है, इसलिए कोई दावा नहीं कर सकता है कि हम पीएम बनेंगे। ये सब एकदम हटा दिए दिमाग से। और मेरा मानना है कि अगर राजद और जदयू मिला के 25 के परिणाम के बाद सरकार नहीं बनेगी, वो समीकरण नहीं बनेगा, तो बीजेपी का सीएम बनेगा। चलिए, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल 2010 वाली स्थिति आ जाएगी तो यहाँ बीजेपी का सीएम बनना तय है। नहीं आया तो फिर ये लोग क्या करेंगे? फिर ये लोग नीतीश कुमार जी को झेलेंगे, मानेंगे। अब नेता बोलेंगे या वो जिनको बोलेंगे उनको मनाया जाएगा, देखा जाएगा, फिर कोई विकल्प लोग देखेगा। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं। 2010 वाली स्थिति आई आशुतोष जी, तो बीजेपी का सीएम होगा, सहमत हैं आप आशुतोष? अनम्यूट करिए।
अनम्यूट करिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि इस बार बीजेपी लंबे समय से ये कोशिश कर रही है कि बिहार में नीतीश कुमार को रिप्लेस किया जाए और भाजपा का मुख्यमंत्री बने। हालिया बयान भी आप देखेंगे, और जिस तरीके से अभी विजय सिन्हा ने भी एक बयान आप उसे गलती से कहिए या जानबूझकर कहिए, उन्होंने दे दिया। तो भाजपा लंबे समय से, और खासकर जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जब ये युग आया है, तो नीतीश कुमार को अपने जरूरत के हिसाब से वो अपने साथ रखते हैं, और नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं। लेकिन बिहार की जो जिस तरीके से परिस्थिति है, अब भाजपा, आप देखिए कई देश के कई राज्यों में वो अपना उन्होंने अकेले सरकार बनाया है और खुद को स्थापित किया है। बिहार में ये नहीं हो पाया है। तो नीतीश कुमार को ऐसा नहीं है कि भाजपा पूरी तरीके से छोड़ देना चाहती है। निश्चित तौर पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में या कुछ और लाभ का पद देना, या किसी बीच में गवर्नर का भी हल्ला उड़ रहा था पिछले साल कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार गवर्नर बनेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन नीतीश कुमार ने भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की थी। तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग चल रहा है। हो सकता है कि बार्गेनिंग करके भी नीतीश कुमार को बुला लिया जाए, उपराष्ट्रपति अगली बार बना दिया जाए, या अब ये मान के चलिए कि अगले 5 साल में बिहार में नीतीश कुमार अकेले मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये तय बात है। जो भी परिस्थिति बनेगी, भाजपा या तो उनके 12 सांसदों को अपने पाले में कर ले, सख्ती से करे, या प्यार मोहब्बत से करे नीतीश कुमार। चलिए, आप ये कह रहे हैं अपने पाले में कर ले, लेकिन सुदीप, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी अगर ऐसा कुछ नीतीश कुमार के साथ करती है तो ये बीजेपी के लिए सुसाइडल होगा? परसेप्शन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, खास तौर पर आप ओबीसी पॉलिटिक्स को बिल्कुल अपने से दूर कर देंगे, और नीतीश कुमार आपके पाले में रहते हैं तो इसका असर यूपी में भी होता है, बिहार में भी होता है। लालू प्रसाद का ओबीसी पॉलिटिक्स कामयाब होता नहीं दिखता है। आपको लगता है कि बीजेपी नेतृत्व नीतीश कुमार का रखेगी, पर सीएम का चेहरा कोई और बना सकती है अगर 2010 वाली स्थिति हुई तो? पंकज जी, 2010 का जैसा पहले भी आपके शो पे बोला हूँ, 2010 की परिस्थिति रह गई थी। बीजेपी कोशिश करेगा कि मेरा चीफ मिनिस्टर बन जाए, बशर्ते कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ न बन सके। पंकज जी, परसेप्शन का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जब भी बीजेपी अगर चीफ मिनिस्टर बनाएगी तो कोई ओबीसी और ईबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से भी आएगा। तो ये प्लान कभी ऐसा नहीं है कि जेडीयू या नीतीश कुमार के पास ही है और भारतीय जनता के पार्टी पास नहीं है। ऐसा नहीं है वो कोई जनरल क्लास के लोगों को मुख्यमंत्री बना देंगे, जो ये प्लान उनसे छीनने का बात हो जाएगा। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी ये तभी करेगी जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास होगा कि बिहार विधानसभा में उनका जेडीयू के एमएलए के साथ मेजॉरिटी हो रहा है। उससे पहले एमपी को छूने का कोशिश नहीं करेगा। चलिए, नहीं करेगा, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नेतृत्व नीतीश कुमार का, पर सीएम का चेहरा कौन, इसको लेकर के सवाल जस का तस बना हुआ है। वैसे कल नीतीश कुमार कह चुके हैं कि 2 बार गलती कर चुका हूं, अब गलती नहीं करूंगा। तो एक तरीके से उन्होंने इस बात को खारिज करने का प्रयास किया है कि वो आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, जबकि भाई वीरेंद्र लगातार उनका वेलकम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि 2025 का परिणाम किस तरह का होगा, और अगर बीजेपी किसी भी परिस्थिति में अपना सीएम देने की हैसियत में होगी तो क्या वो ऐसा कदम उठाएगी, या फिर 2020 की ही तरह नीतीश कुमार को फिर से सीएम बना देगी? क्योंकि 2019 में बीजेपी के पास सफिशिएंट मेजॉरिटी था और नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी थी। फिर भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार सीएम बनना नहीं चाहते थे, पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, इसलिए सीएम आप ही होंगे। क्या होगा ये हम आपको बताते रहेंगे। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। इंद्रभूषण जी, सुदीप प्रताप सिंह, रवि उपाध्याय जी और आशुतोष कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।